गांव के पास एक घना जंगल था। उसमें हर तरह के सभी पक्षी रहते थे। ये जंगल सभी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित घर था। इस जंगल में टुनटुनी नाम की छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती थी और अपनी बेटी के साथ जंगल में रहती थी। टुनटुनी अपनी लस्सी बेचने का काम करती थी, जो सभी पक्षियों को बहुत पसंद आती थी। टुनटुनी चिड़िया लस्सी के प्यालों को पंखों में लिए मुस्कुराती हुई बोलती है, आओ आओ, ताजगी से भरी लस्सी, गर्मी के मौसम में ठंडक से भरी लस्सी पी लो। पक्षियों और मेरे छोटे बड़े दोस्तों, आप सबके लिए लस्सी तैयार है। आओ आओ, ताजगी से भरी लस्सी पी लो और गर्मी से राहत पाओ। आज की लस्सी है बिल्कुल ताजगी से भरी, जैसे ताजे फूलों में बसी हो। टुनटुनी की लस्सी जंगल के हर पक्षी को बहुत पसंद आती थी। सब पक्षी टुनटुनी की मेहनत की तारीफ करते थे और उसकी लस्सी के स्वाद का आनंद लेते थे। वाह टुनटुनी, तुम्हारी लस्सी तो जैसे दिल को ठंडक देती है। बस मोर भाई, राज कुछ नहीं है, बस ताजगी और प्रेम से बनी है। जैसे तुम सारा दिन अपना नृत्य कला से सबका मन बहलाते हो, वैसे ही मैं इस लस्सी को बनाती हूँ अपने दिल से। एक दिन कालू कौवे ने टुनटुनी के खिलाफ साजिश रचने की सोची। कालू कौवा हमेशा चालाकी और दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता था। वो ये देखना चाहता था कि क्या टुनटुनी अपनी मेहनत से किसी तरह सफल हो सकती है या क्या वो दूसरों की मदद से अपना नाम बना रही है। टुनटुनी की लस्सी इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है? शायद यह कुछ गड़बड़ है। मुझे इसे साबित करना चाहिए कि वह केवल चालाकी से अपना नाम कमा रही है। मैं एक ऐसी साजिश रचूंगा कि सबको लगेगा कि टुनटुनी धोखा दे रही है। तुम्हारा मतलब क्या है काले कौवे? तुम उसके खिलाफ क्यों जा रहे हो? टुनटुनी तो एक बहुत मेहनती चिड़िया है। उसकी लस्सी हर किसी को पसंद आती है। वह जो भी हो, लेकिन मैं उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। उसकी लस्सी में मैं कुछ जहर मिला दूंगा और फिर देखूंगा वह खुद को कैसे साबित करती है। मुझे यकीन है अब सब उसकी सच्चाई जानेंगे। कालू कौवे ने अपनी चालाकी से टुनटुनी चिड़िया की लस्सी में जहर मिला दिया। वो जानता था कि अगर कोई पक्षी उसकी लस्सी पीता है तो सबके गलों में जलन होगी और टुनटुनी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आओ पक्षियों आओ, सभी प्यारे प्यारे दोस्त लस्सी पी लो, गर्मी से राहत पाओ और फिर से ताजगी महसूस करो। आगे आगे तोता, फिर मोर और बाकी पक्षी टुनटुनी से लस्सी लेने आए। सबने लस्सी पीनी शुरू की। कुछ समय बाद एक एक करके पक्षी गला दबाकर खांसने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत जलन महसूस हो रही है। लगता है कुछ गलत हुआ है। हाँ, मुझे भी गले में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लगता है ये लस्सी में कुछ मिलाया गया है। क्या हुआ तुम सबको? तुम सब ठीक तो हो ना? मैंने तो थोड़ी ही देर पहले लस्सी बनाई थी। क्या तुम सभी को भी जलन हो रही है? टुनटुनी, मुझे तो अब लगता है कि लस्सी में कुछ गलत है। सबको जलन हो रही है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो खुद साफ सुथरी लस्सी बनाई थी। इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। टुनटुनी चिड़िया को समझ में आ गया कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। तभी कालू कौवा वहाँ आता है और उसकी मुस्कान से लगने लगता है कि कुछ न कुछ तो जरूर है। टुनटुनी, तुम्हारी लस्सी में तो कुछ गड़बड़ है। अब तुम्हें क्या कहना है? क्या कह रहे हो तुम कालू कौवे? मैंने तो किसी के लिए गलत काम नहीं किया। तुम ही हो जिसने मेरी लस्सी में कुछ मिलाया है ना? क्या? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी लस्सी में गड़बड़ी तो मुझे भी नजर आ रही है। तुम अपने काम की सफाई कैसे दे सकोगी? कालू कौवे, तुमने जो किया है वो छुपने वाला नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरी लस्सी में जहर मिलाकर मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम ही इस साजिश के पीछे हो। क्या तुम सच कह रही हो टुनटुनी? क्या काले कौवे ने वाकई तुम्हारी लस्सी में जहर मिलाया? हाँ तोते भाई, ये कालू कौवा ही है जिसने मेरी मेहनत को बर्बाद करने के लिए ये साजिश रची है। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। काले कौवे, तुमने हमारी दोस्ती के साथ खिलवाड़ किया है। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। अरे नहीं, मुझे माफ करो। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये ठीक नहीं है कालू कौवे। तुमने मेरी मेहनत को खराब करने के लिए किया, लेकिन अब तुमसे सहन नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। टुनटुनी ने सभी पक्षियों से कहा कि वो कालू कौवे के खिलाफ आवाज उठाएं और उसे जंगल से बाहर कर दें। सभी पक्षी एकजुट हो गए। कालू कौवे को उसकी साजिश का सामना करना पड़ा और वो भाग खड़ा हुआ।
तुमने हम सबका विश्वास जीता है टुनटुनी। हम सब जानते थे कि तुम कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकती। तुम सचमुच हमारी बहन जैसी हो। तुमने सबको दिखा दिया कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने काले कौवे को हारने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आज से मुझे यकीन है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर हम सब एकजुट हो तो कोई भी बुरी ताकत हमें परेशान नहीं कर सकती। मेरे लिए हर दिन नई उम्मीद और मेहनत की शुरुआत होती है। मैं जानती हूँ कि अगर हमारी नीयत साफ हो तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। अब टुनटुनी चिड़िया की लस्सी फिर से सबको पसंद आने लगी और वो खुशी खुशी अपने काम में लगी रही। जंगल में सभी पक्षी खुश थे और उनकी एकता ने दिखा दिया कि सच्चाई हमेशा विजय प्राप्त करती है। टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजाकर आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई। टुनटुनी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर बच्चे की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं। क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और टुनटुनी के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टुनटुनी के सर पर थी। बूढ़ी सास, अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। टुनटुनी अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियाँ भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टुनटुनी निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने पैसों में क्या काम करूं? एक दिन उसे उसके ही जंगल का एक चिड़ा गोलू मिला। वो टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ। यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई,
घर बिक गया। बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए है, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियाँ भी है, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम। इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ। लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हुई। उसकी सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था, वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती हैं, उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में चूड़ी पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिसमें उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से बोली, गोलू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बंटी नाम का एक कबूतर अपनी बीवी टुनटुनी और उसकी 1 साल की बेटी चंचल के साथ एक जंगल में रहता था। वहाँ के पंछी अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। वो पक्षी हर प्रकार के अनाज तथा सब्जियाँ और फल उगाते थे। बंटी उस जंगल में खुद के और पक्षियों के अनाज को शहर में अच्छे दामों में बिकवाता था। उसके शहर में रहने वाले पक्षियों से बहुत अच्छी पहचान थी, इसलिए जंगल के सब पक्षी अपना अनाज बंटी कबूतर से ही बिकवाते थे। हर बार की तरह इस बार भी जंगल के पक्षी चावल और गेहूं की फसल काट कर रख रहे थे। इस बार बहुत ही ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है, इस साल बहुत मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी खूब होगी। कुछ दिन में ही आप इन अनाजों को शहर जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए किसे पता। उन दोनों की बातें उनके ही जंगल में रहने वाला कालू कौवा सुन रहा था। अरे भैया, क्या बात है, आप तो पक्के मकान बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा है, सबकी तरक्की देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर में जाके अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज्यादा मुनाफा नहीं मिला था, इस बार थोड़ा कोशिश कीजिए कि अच्छा मूल्य मिल जाए। जंगल के सब पक्षी हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। अरे ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा। बारिश जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। जंगल के सभी पक्षियों ने गेहूं और चावल की फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सभी पक्षी खेत में पहुँचे, तब वहाँ का नजारा देख वो पक्षी दंग रह गए। बारिश के कारण अनाज की फसल बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा फलों और सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया, पूरी फसल नष्ट हो गई। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लगता है हमें किसी की नजर लग गई। अब हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे? सभी पक्षी बची कुची फसल वहाँ से उठाकर निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। तभी कहर बनकर बारिश फिर आ जाती है। इस बार पहले से भी ज्यादा बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पूरी फसल तो बर्बाद
बर्बाद हो चुकी है। अब क्या बेघर भी करना चाहते हो? सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल घर चलते हैं। 1-2 दिन में बारिश चली जाएगी, कुछ दिन का राशन तो बचा ही है, उससे गुजारा कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। टुनटुनी और बंटी अपने घर की ओर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पानी से आधा पेड़ तक डूब चुका है। उन्हें डर था अगर बारिश ऐसी होती रही तो घोंसले के अंदर भी पानी भर जाएगा। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, पानी तो अंदर तक आ चुका है। चलो टुनटुनी, जल्दी से सामान ऊपर वाली डाली पर रख देते हैं, नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी। उस रात किसी ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। घर के सभी लोग ऊपर वाली डाल पर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। घर के बाहर बंटी देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जंगल के कुछ पक्षियों का घर भी ढह चुका था। उन्हें डर था कहीं उनका भी घर बारिश के कारण ढह न जाए। सुनिए, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, अपना घर कभी भी ढह सकता है। हमें अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। दोनों अपनी बच्ची को लेकर कहीं और आसरा देखते हैं, लेकिन वहाँ के सभी पक्षियों की हालत उनकी तरह थी, तो उनकी मदद कोई कैसे करता। कुछ दूर उड़ने के बाद बंटी को एक घना पीपल का पेड़ दिखता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस पेड़ के नीचे चला जाता है। टुनटुनी, जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती तब तक हम इसी पेड़ के नीचे रहेंगे। अब घर जाकर तो कोई फायदा नहीं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा। आखिर ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है? लोगों के लिए हम अनाज बोते थे और अब खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल का क्या? आज तो थोड़ा बहुत खाना भी है, कल पता नहीं हमें खाना नसीब होगा भी कि नहीं। उस रात बंटी और टुनटुनी कल की चिंता में पूरी रात सो नहीं पाते। बंटी खाने की व्यवस्था करने बाहर जाता है। थोड़ी देर में वो कुछ खाना अपने साथ लाता है। सुनिए जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। ऐ भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा तू हमारी? इतना असहाय तो मैंने कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। पहले तो तूने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी, फिर घर, और अब मेरी बच्ची की जान पर ही आन पड़ी है। इतना निर्दयी तो कैसे हो सकता है? अमीरों को सुख और गरीबों को दुख तो क्यों देता है? ये सब देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया? ऐसा मत कहिए जी, आपके बिना हमारा क्या होगा? वैसे भी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो कृपया करके अपने मुंह से अपशब्द ना निकालिए। फिलहाल मैं चंचल के सर पर गीला कपड़ा रख दे रही हूँ। अरे, आपको चोट कैसे लगी? आपके सिर से तो खून बह रहा है। अरे क्या बताऊं, खाना लाने के चक्कर में मेरे ऊपर एक पेड़ का तना गिर गया, तभी ये चोट लगी है। तभी अचानक चंचल जोर जोर से रोने लगती है। चुप हो जा बच्ची, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है इतना? अरे, इसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पानी से सर पर पट्टी भी लगाकर देख ली, पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। ठीक है, तुम इसे कुछ खिला दो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कहीं से कुछ मदद मिल जाए। बंटी जैसे ही जाने लगा, वैसे ही अचानक बाढ़ राहत कार्यकर्ता की नजर उस पर उसके परिवार पर पड़ती है। पूरी बात जानने के बाद उन्होंने उनकी मदद की और राहत शिविर में ले गए। वहां जाकर चंचल का इलाज भी हुआ और बंटी के सर में चोट लगी थी, उसकी मरहम पट्टी भी हुई। कुछ दिन बाद जंगल के राजा की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा भी मिला। बंटी अपने परिवार के साथ जंगल लौट जाता है। वहां जाकर वो एक पक्का मकान बनवा लेता है। अब वो पहले की तरह फिर से खेती बाड़ी करने लगता है। अब दोनों की जिंदगी अच्छे से बीत रही थी। बहुत साल पहले एक जंगल था। उस जंगल में नदी के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की डाल पर जंगल की एक सुंदरी काकी थी, जो उस पेड़ की डाल पर ही बैठी रहती थी। कभी कभी तो वो उधर ही सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी काकी सो रही थी, तब झगड़ने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। तब उन्होंने देखा दो चिड़िया झगड़ा करते हुए उस पेड़ की तरफ आ रही थी।
तुम्हें रास्ते में कितनी बार समझाया मैंने कि ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? मैं इसे घोंसले पर रख के नदी से पानी पीने गई थी और तुम मेरे बच्चे को चुरा के अब अपनी बच्ची बोल रही हो। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। छोड़ दो मेरे बच्चे का हाथ। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। तुम जोर जबरदस्ती करके मेरे बच्चे को नहीं ले सकती हो। जब टूनी टुनटुनी झगड़ने में व्यस्त थी तब उनके झगड़े की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ इकट्ठा हो गए। तब टुनटुनी ने बोला, सुनो सुनो जंगल वालों, ये चिड़िया मेरे बच्चे को चुरा कर बोल रही है कि वो मेरा नहीं उसका बच्चा है। तुम झूठ मत बोलो। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ ये बच्चा मेरा है। क्यों मेरे बच्चे की झूठी कसम खा रही हो? मेरे बच्चे को नुकसान होगा। काकी जी, आप तो पहले से दोनों का झगड़ा सुन रही हो। तुम ही बताओ बच्ची की असली माँ कौन है? मैं नहीं समझ पा रही कि असली माँ कौन है, क्योंकि दोनों ही बच्चे को अपना अपना बोल रही है। इस समस्या का समाधान एक ही पक्षी कर सकता है। इस जंगल में एक गुफा के अंदर एक साधु रहता है। उनके पास जाओ, वो जरूर कोई उपाय बता देगा। चलो चलो चलो, वो साधु महाराज के पास ही चलो। बच्चे को लेकर टूनी और टुनटुनी और सब जंगल वाले गुफा की तरफ जाने लगते हैं। जब तक सब साधु महाराज के पास जा रहे हैं तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ बच्ची की असली माँ कौन है। साधु महाराज अपनी तपस्या में मगन थे, लेकिन अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पता चला कि कोई समस्या लेकर लोग उनके पास आए हैं। इसलिए आँख खोल कर उन्होंने बोला, बोलो, तुम क्या समस्या लेकर आए हो? मैं कुछ समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। इस बच्चे को लेकर सुबह से ये दो चिड़ियाओं के बीच में झगड़ा हो रहा है। दोनों ही इस बच्चे को अपना बच्चा बोल रही है। अब आप ही कुछ समाधान करिए साधु महाराज। मैं अभी इसका समाधान करता हूँ। तुम में से कोई एक चिड़िया जमीन पर एक रेखा खींच दे। देखो बेटी, अब इस बच्चे को इस रेखा के ऊपर सुला दो और तुम दोनों में से एक बच्चे का पर और एक बच्चे का पाँव पकड़ के अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचो। जो बच्चे को रेखा की बाहर खींच पाएगा, बच्चे की असली माँ वही होगी। नहीं, नहीं होगा। मेरे से ये काम नहीं होगा। तुम कर पाओगी? हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ। साधु महाराज, अब तो ये साबित हो गया कि इस बच्चे की असली माँ मैं ही हूँ। नहीं नहीं, तुम बच्चे की माँ नहीं हो। अगर होती तो तुम कभी भी बच्चे को अपनी पूरी ताकत से खींचने के लिए राजी नहीं होती। बेटी टुनटुनी, तुम ही इस बच्चे की असली माँ हो। अब तुम बच्चे को लेकर घर जा सकती हो। टुनटुनी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहती है। सुंदरवन जंगल में बंटी अपनी माँ बबली कबूतरी के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत ही तेज तर्रार थी। थोड़े दिनों के बाद बंटी की शादी टुनटुनी नाम की चिड़िया से हो गई। टुनटुनी भी अपनी सास की तरह तेज स्वभाव की थी। टुनटुनी अपने ससुराल में आई तो उसकी सास उसे उंगलियों पर नचाने लगी, जिससे टुनटुनी परेशान हो गई। टुनटुनी मन ही मन कहती है, सास है की आफत है, हर समय नाक में दम किए रहती है। बहू, खाना बनाने में तो तुमने बहुत देर कर दी। पेट में चूहे कूदने लगे हैं। मेरी बला से चूहे मार दवा खा लो ना सासू माँ। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। कहाँ देर हुई है? अभी तो 9 ही बजे हैं। फिर भी इतने सवेरे मैंने खाना बना दिया है। थोड़ा और जल्दी बना दिया करो। तुम तो जानती हो मैं बीमार रहती हूँ तो भूख जल्दी लगाती है। टुनटुनी, हर समय माँ को परेशान करती रहती हो और उनको जवाब भी देती हो। चुप रहो। इस तरह से टुनटुनी अपनी सास से बहुत परेशान हो गई थी। उनकी हर समय नोक-झोंकी रहती थी। धीरे धीरे सास बूढ़ी हो गई। बंटी की नौकरी लग गई और वो दूसरे जंगल नौकरी करने के लिए चला गया। इस बीच में टुनटुनी को एक बेटी भी हो गई थी जिसका नाम बिजली था। देखो टुनटुनी, मेरी माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखना और अपनी बेटी बिजली की तरह ही इनकी सेवा करना। जो बिजली के साथ व्यवहार करो वैसा ही उनके साथ करना। अगर मुझे सुनने को मिल गया तुमने अपनी बेटी के समान व्यवहार नहीं किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं कसम खाकर कहती हूँ अपनी बेटी बिजली के सम्मान ही इनके साथ व्यवहार करूँगी। बंटी नौकरी करने दूसरे जंगल चला गया। इतने दिनों में टुनटुनी तो खुद तंदुरुस्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी सास कमजोर हो चुकी थी। अब टुनटुनी उससे अपना बदला लेने लगी। अब देखो सासू जी, मैं
कैसे बदला लेती हूँ। तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे, हाँ नहीं तो। उसने बंटी की बात को पकड़ लिया था। उसकी आड़ में वो अपनी सास से बदला लेने लगी। उसने बिजली का मुंडन कराया तो जबरदस्ती अपनी सास का भी मुंडन करा दिया। ये क्या कर रही है बहू? चुप रहो सासू जी, आपके बेटे ही कह कर गए हैं, जैसे बिजली चिड़िया को रखना है वैसे ही माँ को रखना है। वो मना ही करती रह गई, लेकिन उसकी एक नहीं चली। टुनटुनी बिजली के लिए दूध लाती तो उसे बुलाती। बिजली ओ बिजली, कहाँ है तू? ये ले दूध पी ले। उसे गिलास में भरकर दूध दे देती, फिर अपनी सास से कहती, लो सासू माँ, तुम भी दूध पियो। वो सास को दूध की जगह कच्चे आटे का घोल बनाकर दे देती। बहू मुझे खाने के लिए खाना दो, मैं ऐसा दूध नहीं पीऊंगी। चुप रहो सासू माँ, बिजली के पापा ने कहा है जैसे बिजली को रखना है वैसे ही आपको रखना है। अब वो खाना नहीं खाती है तो तुम खाना कैसे खाओगी? बिजली दूध पीती है, तुम भी दूध पियो, हाँ नहीं तो। हे भगवान, कैसी आफत है। टुनटुनी अपनी सास को केवल वही कच्चे के आटे का घोल देती थी, इसलिए थोड़े दिनों में उसकी सास की जुबान बंद होने लगी थी। वो साफ साफ नहीं बोल पाती थी। कुछ दिनों के बाद बंटी घर पर आया। अम्मा कैसी हैं? तुम खुद ही सासू माँ से पूछ लो। अम्मा, तुम इतने दिनों में ठीक ठाक तो रही? टुनटुनी ने तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव तो नहीं किया? टुनटुनी की सास को तो मौका मिल गया था वो उसकी शिकायत कर दे, लेकिन इस बीच में वो साफ साफ बोलना भूल ही चुकी थी। कच्चे आटे के घोल को पीते पीते कमजोर भी बहुत हो गई थी। वो बोली, बेटा चुन घट बेटा चुन घट। वो कहना चाहती थी कि उसे चूरन यानी आटे का घोल पिलाया जाता है, लेकिन बंटी की तो समझ में कुछ नहीं आया। वो बोला, टुनटुनी ये क्या कह रही है? टुनटुनी मन ही मन डर रही थी कि उसकी सास कभी शिकायत न कर दे, इसलिए वो झट से बोली, अरे ये क्या कह रही है? मेरे चुनघट के राजा से शादी करवा दो। अब बंटी सोच में पड़ गया। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी माँ से कहा, इतनी उम्र में इनकी चुनघट के राजा से शादी कैसे हो सकती है? कुछ दिनों बाद टुनटुनी की सास ठीक से बोल पा रही थी। उसने अपने बेटे को सारी बात बताई, जिसे सुनकर बंटी बहुत ही क्रोधित हुआ। मन ही मन उसने टुनटुनी से बदला लेने की सोच ली। दूसरे दिन वो अपने ससुराल गया और अपने साले, सास और ससुर से बोला, तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और वो बचने वाली नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसलिए हमने तांत्रिक से पूछा है, झाड़ फूक कराई है। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े जिन का साया है। उनका इलाज यही है कि आप सभी लोग अपने सिर को मुंडवा कर आए तो वो ठीक हो सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सभी अपने सर को मुंडवा कर टुनटुनी के घर पहुँचे। जब टुनटुनी ने ये देखा तो वो हैरान रह गई। देखो भाई, जैसा तुमने किया था वैसा ही मैंने किया। जैसे को तैसा ये रहन नहले पर दहला। माँ शेर है तो तुम सवा शेर हो, ऐसे कैसे चलेगा? उस दिन से टुनटुनी की सास और टुनटुनी दोनों ही सुधर गईं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। टुन्नू और उसकी पत्नी टूनी की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुन्नू और टूनी जंगल में सामान बेचकर अपना गुजारा करते थे और वही जंगल की एक छोटी सी डाल में रहकर अपना गुजारा कर रहे थे। टूनी दोबारा गर्भवती थी, इसलिए वो डाल के आसपास ही आते जाते पंछियों को सामान बेचती थी। एक दिन टूनी, नदी के उस पार आने जाने वाले पक्षियों की काफी भीड़ लगी रहती है। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वही सामान बेचकर आ जाता हूँ। अरे जी, इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, नदी किनारे तेज हवाएं भी बहुत चलती हैं। उसके बाद टुन्नू नदी किनारे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया, ये खिलौना आपके बच्चे के लिए, गुब्बारा ले लो भैया। अरे ओ चिड़े, ये गुड़िया कितने की है? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए की? 10 रुपए की लगा, बता दे रहा है या नहीं? तभी इतनी देर में तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं। ले लो, आप 10 रुपए ही दे दो। टुन्नू 10 रुपए लेकर जैसे ही हरी काका को गुड़िया पकड़ा कर पलटता है, एक तेज हवा का झोंका उसे सीधे अपने साथ नदी में ले जाता है। टुन्नू वही नदी में डूबकर मर जाता है। टुन्नू के साथ एक कालू नाम का कौवा था जो टुन्नू के साथ सामान बेचता था। वो ये दुर्घटना देख लेता है और टूनी को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे क्यों छोड़कर चले गए टुनटुनी के बापू? बापू, आप कहाँ चले गए? बोलो बापू। टूनी टुनटुनी
के हाथ से टुन्नू का अंतिम संस्कार करती है। टुन्नू के मर जाने के बाद टूनी बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर जंगल में गुब्बारे बेचती थी। एक दिन टुनटुनी, तू यहीं पिंकी के पास रहना। आज धूप और गर्मी ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों यहीं रहना। मैं कुछ गुब्बारे और गुड़िया बेचकर पिंकी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। टूनी गुब्बारे बेचने चली जाती है। साहब, ये गुड़िया ले लो, 10 रुपए में 2 गुड़िया हैं। ले लो ना साहब, ले लो बेबी जी, ये गुब्बारा ले लो। आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। टूनी बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक हरी ताई टूनी के पास आती है। टूनी, कल हमें ये घोंसला खाली करना पड़ेगा। यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो एक जंगल में 100 रुपए किराए पर एक घोंसला ले लिया है। बस तुझे ये खबर देने आई थी। हे भगवान, इस मानसून के मौसम में अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों के रहने के लिए घर कहाँ से लाऊंगी? टूनी अपनी बच्चियों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक हवाई मोटर पलट जाता है और एक कबूतरी हवाई मोटर से गिर जाती है। टूनी उड़ती हुई कबूतरी के पास जाती है। ओ भैया, कैसे हवाई मोटर चला रहा था? देखकर नहीं चलाया जाता? चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। टूनी उस कबूतरी को संभालते हुए अपनी बच्चियों के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है। टुनटुनी, जा जल्दी से उस डॉक्टर को बुला कर ला, वो माँ जी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस कबूतरी को देखता है। देखिए, इनके दोनों पंख बहुत जख्मी हो गए हैं, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य है उन्हें अब बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आएगा? तभी ये अपने बारे में बता पाएंगी। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस कबूतरी को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम बबली कबूतरी है। पता नहीं उस हवाई मोटर वाले ने कैसी हवाई मोटर चलाई। अचानक से पेड़ से ठोकर लगी और हवाई मोटर पलट गई। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है, तुमने मुझे उठाया था और मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपके पंख अब जख्मी हो गए हैं, इसलिए आपको घर ले जाने के लिए हवाई मोटर की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे जंगल गए हुए हैं। मेरी एक सहायता करो, हवाई मोटर से घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक हवाई मोटर की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। टूनी बबली कबूतरी को हवाई मोटर में घर तक लेकर आती है। बबली कबूतरी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो टूनी के रूप में उन्हें मिली। घर पहुंचकर बबली कबूतरी अपने पति बंटी कबूतर को फोन पर सारी बात बताती है। टूनी, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? टूनी बबली कबूतरी की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ टूनी, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं। और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए। टूनी बबली कबूतरी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आपबीती सुनाती है, जिसे सुनकर बबली कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटी बच्चियों को लेकर कहां जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहाँ सामने मेरी रसोई है, तुम वहाँ जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चियों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चियाँ भी तुम्हारे साथ भूखी है। अम्मा जी, पहले आप अपनी दवाई ले लीजिए, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। टूनी बबली कबूतरी और टुनटुनी को खाना देती है और पिंकी के लिए भी खिचड़ी गरम करती है। अगले दिन जब बंटी कबूतर वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी टूनी का धन्यवाद करता है। टूनी बेटी, तुमने बबली कबूतरी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे बबली कबूतरी की तबीयत में सुधार होने लगता है। 1 महीने बाद बबली कबूतरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं, तो अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए, आपसे इतना प्यार पाकर धन्य हो गई। आपने मेरी बच्चियों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। सुनो टूनी, पिंकी और टुनटुनी मुझे नानी माँ कहकर बुलाती है। क्या ये बच्चियाँ हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकती?
हाँ टूनी बेटी, हमारी कोई औलाद नहीं है, पर टुनटुनी और पिंकी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने बबली कबूतरी की माँ जैसी सेवा की है बेटा। हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। टूनी की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। बेसहारा को सहारा मिल जाता है और वो खुशी खुशी वही रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ रानी चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब वो पूजा करने के लिए फूल तोड़ने जा रही थी, उसी समय एक जिगरबाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में रानी चिड़िया की मौत हो जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया बहुत छोटी थी। तब टुनटुनी की देखभाल करने के लिए उसका पिता टुन्नू चिड़ा टूनी नाम की एक चिड़िया से शादी कर लेता है। कुछ दिनों तक टूनी चिड़िया टुनटुनी की अच्छी तरह से देखभाल करती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और टूनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बन जाती है। तब वो टुनटुनी पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। टुनटुनी भी अपनी माँ की तरह दुर्गा माँ की भक्त थी। नवरात्रि शुरू हो गई थी। टुनटुनी सुबह सुबह तालाब पर नहाने के लिए जा रही थी। तभी टुनटुनी को टूनी चिड़िया जाते हुए देखती है और कहती है, अरे ओ दुर्गा माँ की भक्तन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? माँ, नवरात्रि शुरू हो गई है और मैं दुर्गा माँ के लिए फूल लेने जा रही हूँ। ज्यादा देर करूँगी तो फूल नहीं मिलेंगे और आते समय तालाब पर नहाती भी आऊंगी। तुझे कहीं नहीं जाना, चल चल घर जल्दी से। पहले घर का काम खत्म कर, फिर चली जाना। टुनटुनी सर झुकाकर काम करने लगती है। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाह रही थी और मन ही मन दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी। हे दुर्गा माँ, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जल्दी से सारा काम खत्म कर लूं और आपकी पूजा शांति से करूं। टुनटुनी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती है और तालाब पर जाती है। नहाने के बाद टुनटुनी फूल तोड़ने जाती है, लेकिन उसे फूल कहीं नहीं दिखता। सारे पक्षी फूल को तोड़ चुके थे। फूल न मिलने के कारण टुनटुनी रोने लगती है। आज नवरात्रि के दिन फूलों के बिना मैं आपकी पूजा कैसे करूंगी? वो रोए जा रही थी। तभी रानू तोती वहाँ से गुजरती है। वो उस समय पूजा करने के लिए जा रही थी। जब उसने टुनटुनी चिड़िया को रोता देखा तो वो उससे पूछती है, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? कि आज तुम्हारी माँ ने फिर से मारा है? नहीं नहीं रानू तोती, मुझे आज दुर्गा माँ पर चढ़ाने के लिए फूल नहीं मिले हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। बस इतनी सी बात है, तू ये ले फूल, मैं तुझे फूल देती हूँ। मैंने आज कुछ ज्यादा ही फूल तोड़ लिए थे। फूल पाकर टुनटुनी खुश हो जाती है और खुशी खुशी दुर्गा माँ की पूजा करती है। अगले दिन अपनी माँ के उठने से पहले ही टुनटुनी घर का सारा काम कर देती है। तभी टूनी की बेटी रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देखकर टूनी चिड़िया टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है, अरे ओ करमजली, सुबह सुबह तू क्या कर रही है? कमबख्त, चैन से सोने भी नहीं देती। अगर तू आज दुर्गा माँ की पूजा करने गई तो मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी सहम जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं बिल्कुल आवाज नहीं करूँगी, तुम आराम से सो जाओ। तभी टुनटुनी के हाथ से एक प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है। प्लेट के गिरने की आवाज सुनकर टूनी गुस्से में टुनटुनी को मारने के लिए आती है। करमजली, कुल लक्षणी, आज मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। देखती हूँ आज तुझे बचाने कौन आता है। टूनी टुनटुनी को बुरी तरह पीटने लगती है। पीटते पीटते टूनी चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या हो गया? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरी आंखें जल रही हैं। अभी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, मैं अंधी कैसे हो गई? अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी समझ जाती है उसकी सौतेली माँ को उसकी करनी का फल दुर्गा माँ ने दे दिया है। एक जंगल में कल्लू नाम का एक हलवाई था। वो बहुत ही लालची था। वो कद में जितना छोटा था, शरीर से उतना ही मोटा था। उसकी तोंद बड़े मटके के आकार की थी।
उसकी मिठाई की दुकान बहुत मशहूर थी। वो मिठाई बेचकर खूब पैसे कमाता था, लेकिन अपने लालची स्वभाव के कारण वो मिठाई में बहुत मिलावट करता था। मिलावटी मिठाई के दाम भी ऊंचे रखता था और किसी भी ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता था। वो लालची होने के साथ साथ बहुत मीठी मीठी बातें करके पक्षियों को उल्लू बनाता था। एक दिन कुछ मिठाई लेने के लिए ग्राहक उसकी दुकान पर आए। तब उसने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ टुनटुनी बहन आओ। बहन सारी की सारी ताज़ी मिठाइयाँ हैं। लड्डू, बर्फी, जलेबी, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन सब ताजे ताजे हैं। बोलो क्या क्या लोगे, कितना तोलूं? टुनटुनी ने कहा। कल्लू भाई, बड़ी महंगी रहती है तुम्हारी मिठाई। कल्लू हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन टुनटुनी, ऊंचा दाम अच्छा नाम। ऐसी मिठाई पूरे जंगल में नहीं पाओगे। पेड़े और बर्फी तो बिल्कुल शुद्ध खोए की बनवाता हूँ। कल्लू भाई, ये पेड़ा तो आज का बना हुआ नहीं लगता है। कल्लू हलवाई ने टपाक से कहा, अजी टुनटुनी बहन, ये पेड़े अभी अभी ताजे बने हुए कारखाने से लाया हूँ। खुशबू से अंदाजा लगा लो मेरी बहन। इस प्रकार से वो अपनी बासी मिठाइयाँ भी बेच लेता था। कल्लू मिठाइयाँ बेचकर बहुत पैसे कमा रहा था, फिर भी उसके मन में और लालच आता गया। उसने एक दिन खोए के एक व्यापारी से संपर्क किया जो मिलावटी खोए का व्यापार करता था। हलवाई ने उससे मिलावटी खोया खरीदना शुरू किया। उसे मिलावटी खोया आधे से भी कम दाम में मिल जाता था और वो उससे मिठाई बनाकर बहुत पैसे कमाता था। इस प्रकार वो पक्षियों की सेहत और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कल्लू हलवाई की पत्नी ने एक दिन उसे टोका और कहा, आप ऐसा मत कीजिए, ये मिलावटी खोया आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कल्लू ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, तू मेरे काम में टांग बतड़ा। व्यापार में ये सब कुछ करना पड़ता है। एक दिन बहुत सारे ग्राहकों ने कल्लू की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। कुछ घंटों के बाद जंगल में बहुत सारे पंछी को फूड पॉइजनिंग हो गई। जिसने कल्लू की भी मिठाई खाई वो सभी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। पुलिस कल्लू की दुकान पर पहुंच गई। थानेदार ने कल्लू से कहा, कल्लू, तुम्हारी मिठाई खाकर बहुत से लोग बीमार हो गए। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरी मिठाइयों में कोई दोष नहीं है। गर्मी बहुत पड़ रही है, जंगल का मौसम खराब है। आप मेरी मिठाई खा के तो देखिए। कल्लू धीरे से बुदबुदाया। आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तोल दूं? थानेदार ने अपने सिपाहियों से कहा, मिठाइयों के सैंपल लो, जांच के लिए भेजना है और कालू को थाने ले चलो। कल्लू गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी एक न चली। उसके लालच ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, लालच बुरी बला। सुंदरवन जंगल में पिंकी और टुनटुनी नाम की दो चिड़िया रहती थी। पिंकी बहुत ही घमंडी थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। एक दिन पिंकी आराम कर रही थी और टुनटुनी चिड़िया घर के सारे काम कर रही थी। पिंकी अपनी बहन टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, चलाकर मेरे पैरों को दबा दे। उस समय टुनटुनी बर्तन धो रही थी। टुनटुनी चिड़िया पिंकी की आवाज नहीं सुनती। जब उसे आने में देर होती है तो पिंकी उसके पास पहुंच जाती है और उसे पीटने लगती है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मैं पुकार रही हूँ और तू है कि सुनती ही नहीं। तुम मुझे क्यों पीट रही हो? मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। तू मुझसे ज़बान लड़ाती है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तू मुझसे छोटी है। अपनी औकात में रह। मार खाकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ टोनी चिड़िया वहाँ आती है और पिंकी को डांटते हुए कहती है, क्यों री पिंकी, तू अपनी बहन को क्यों पीट रही है? तू तो कोई काम नहीं करती, दिन भर अपनी बहन पर हुक्म चलाती रहती है। माँ, तुमने ही टुनटुनी चिड़िया को सर पर चढ़ा रखा है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी चिड़िया टुनटुनी के लिए फ्रॉक लेकर आती है।
और टुनटुनी को देते हुए कहती है। टुनटुनी ये ले, मैं तेरे लिए फ्रॉक लाई हूँ। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है और टूनी चिड़िया के हाथ से फ्रॉक छीन लेती है। तुम मेरे साथ बहुत भेदभाव करती हो, फ्रॉक मैं लूंगी। टुनटुनी चिड़िया ये फ्रॉक लेकर क्या करेगी? पिंकी फ्रॉक लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर कमरे में जाकर वहीं से आवाज लगाती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा खाना मेरे कमरे में भेज दो। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया पिंकी को खाना देने जाती है। पिंकी थोड़ा सा खाना खाकर कहती है, छी, ये तूने कैसा खाना पकाया है? खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है। इतना कहकर पिंकी खाने को फेंक देती है। जब टूनी चिड़िया पिंकी के कमरे में आती है तो देखती है चारों तरफ कमरे में खाना बिखरा पड़ा था। वो चिल्लाकर पिंकी से कहती है, आज मैं तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगी। घर का तो कोई काम करती ही नहीं, सारा काम तो टुनटुनी करती है और तेरे नखरे तो ऐसे हैं जैसे कोई रईसजादी हो। चल निकल जा मेरे घोंसले से, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। तेरी जैसी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। अपनी माँ के गुस्से को देखकर पिंकी की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। इससे पहले उसने कभी अपनी माँ को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो माफी मांगने लगती है। मुझे मत निकालो, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन टूनी चिड़िया पिंकी की एक बात नहीं मानती। वो धक्के मार कर पिंकी को घोंसले से बाहर कर देती है। पास में खड़ी टुनटुनी ये सब देख रही थी। उससे अपनी दीदी का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, दीदी को माफ कर दो, आगे से दीदी ऐसा कभी नहीं करेंगी। टुनटुनी, तेरी बहन ने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू उसे माफ करने को कह रही है। टुनटुनी अपनी माँ को बहुत मनाती है। बहुत मनाने के बाद टूनी चिड़िया मान जाती है। उस दिन के बाद से पिंकी घमंड करना छोड़ देती है और अपनी बहन टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।